Hello collegians, welcome to my channel. This is me Ishita and we all are watching IGNU पाठशाला. So आज हम न्यू कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं BPSC 142 इंडिया फॉरेन पॉलिसी इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड। ये जो पूरी बुक है काफी इजी है बिकॉज इसमें हम करंट इवेंट्स भी देखेंगे कि अभी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी चल रही है, पुराने टाइम पे कैसी थी, तो काफी रिलेटेबल चैप्टर रहने वाला है। सो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जानने से पहले हम फॉरेन पॉलिसी क्या होती है वो जान लेते हैं। तो किसी भी देश की इंटरनेशनली रिलेशन को डील करने के लिए प्रिंसिपल कैसे हैं, कैसे वो डिसीजन ले रहा है, एक्शन ले रहा है, जिससे वो अपनी रिलेशन दूसरी कंट्री के साथ मैनेज कर पाए, चाहे वो डील के थ्रू हो। जैसे हम देखते हैं ना, मोदी जी विजिट करते हैं, मेजर डील्स करते हैं, उसके थ्रू हो, तो ये क्या कहलाती है, किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी कहलाती है। अब हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी स्टार्ट बात करें तो जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो स्टार्ट हुई बिफोर इंडिपेंडेंस, जिस टाइम पे फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था। इट रूट कैन बी ट्रेस टू द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, जैसे मैंने आपको बताया। एंड मेन कंपोनेंट्स क्या है, बिकॉज इंडिया का लार्ज जोग्राफिकल साइज है, एक प्रॉपर सिविलाइजेशन हिस्ट्री रही है ना, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इंडिया की, कल्चरल लिंक है, नेबरहुड में काफी देश है, एंड इसका रोल, इंडिया का रोल एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी एक इम्पोर्टेंट प्लेस रखती है ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर। अब एवोल्यूशन देखेंगे हम इन 7 टॉपिक्स के अंदर कि कैसे इवॉल्व हुई है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। बिफोर इंडिपेंडेंस क्या थी एंड आज नाउ टाइम क्या है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है जिसमें आपको ये 7 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं इन शॉर्ट कि आपका 3 to 4 मतलब 4 पेजेस में एटलीस्ट आप जो है लिख के आओ। एवोल्यूशन ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी आएगा 20 मार्क्स में, स्टार्टिंग में बता दिया जिससे आप ढंग से इस चैप्टर को सुनो। फर्स्ट इज जेनेसिस ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी। तो जिस टाइम पे ब्रिटिश रूल चल रहा था, ब्रिटिश क्राउन का रूल था इंडिया के ऊपर, इंडिया एक कॉलोनियल देश था। तो जो भी मेजर डिसीजन थे ब्रिटिश गवर्नमेंट लेती थी और वो उसमें सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखती थी, ठीक है, ना कि इंडिया के कॉमन पीपल का इंटरेस्ट या फिर इंडिया की छवि इंटरनेशनली कैसी पेंट होगी उस चीज के बारे में भी वो नहीं सोचती, सिर्फ अपना इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट वो देख रहे थे। तो ये चीज रियलाइज करते हुए जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट चली थी, इंडिया के जो मेजर नेशनल लीडर्स थे उन्होंने क्या किया, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे एक मेजर जो है फोकस किया। एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस जो मेजर पार्टी थी, जो लड़ रही थी, आगे जाके पार्टी बनी, मतलब उस टाइम पे जो मेजर लीडर थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से आ रहे थे। एंड उन्होंने एक फॉरेन डिपार्टमेंट सेटअप किया 1932 में, बल्कि हमारा देश आजाद हुआ 1947 में। तो इसलिए हमें ये भी पता चलता है कि कैसे बिफोर इंडिपेंडेंस ही जो हमारे लीडर्स थे वो ध्यान दे रहे हैं फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। अब फॉरेन पॉलिसी के अंदर इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट का क्या इन्फ्लुएंस है वो हम देखेंगे। तो पहला है एंटी कॉलोनियलिज्म, जहां पे इंडिया के मेजर लीडर्स ने सपोर्ट किया पॉलिटिकल फ्रीडम को। इंडिया की भी एज वेल एज जितनी भी कंट्री को कॉलोनी बनाया हुआ था, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने, जितनी भी कंट्रीज को कॉलोनी बनाया हुआ था ना और वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उन सब देशों को इंडिया ने सपोर्ट किया, जिससे इंपेरियलिज्म एंड हो सके और सभी देश जो है इक्वालिटी में रहें, एज वेल एज सभी देशों को मौका मिले कि वो अपनी इकोनॉमी को सुधार करें, सोसाइटी में बदलाव लाएं। सेकंड, पीस एंड नॉन वायलेंस, जो महात्मा गांधी की एक फिलॉसफी है कि हमें अहिंसा का मार्ग जो है हमेशा फॉलो करना है, सत्याग्रह का मार्ग जो है हमेशा फॉलो करना है, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आए, कभी भी बाधा आए, तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, पीसफुली, ना कि लड़ झगड़ के। तो इसीलिए इंडिया ने हमेशा जो है फोर्स का यूज जो है क्या किया है, अपोज किया है फॉरेन पॉलिसी के अंदर। इंडिया कभी भी पहल नहीं करता है, बट अगर कोई पहल करता है तो फिर छोड़ता भी नहीं है। थर्ड इज एंटी रेसिज्म, जहां पे डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अपार्थी जैसी चीजें जो साउथ अफ्रीका में थी, रेशियल डोमिनेशन जो हमने खुद फेस किया ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में, कि कैसे वो हम लोगों को ब्लैक कंसिडर करते थे, ब्राउन इंडियंस बोलते थे। सो एंटी रेसिज्म इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का थर्ड कंपोनेंट है। फोर्थ क्या है, इंटरनेशनल पीस। द फ्रीडम मूवमेंट क्रिएटेड सपोर्ट फॉर डिसआर्ममेंट। डिसआर्ममेंट का मतलब क्या है कि इसी टाइम पीरियड में, जिस टाइम पे इंडिया आजाद हुआ और उससे पहले भी जितने भी डेवलप नेशन थे ना, जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, यूके हुआ, अमेरिका हुआ, तो इन सब ने क्या डेवलप कर लिए थे, न्यूक्लियर वेपन्स। एंड आगे जाके जब बारी आई डेवलपिंग कंट्रीज के डेवलप होने की, इंडिया हुआ, चाइना हुआ, जापान हुआ, जब इनकी बारी आई डेवलपमेंट करने की और वेपन्स बनाने की,
तब उन देशों ने बोला कि नहीं भाई न्यूक्लियर वेपन जो है ना खतरा है। ठीक है, किस चीज से खतरा है कि अगर जितने ज्यादा देश जो है न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे तो वो आपस में फिर उतने ही ज्यादा लड़ेंगे। तो इसलिए जो है कंप्लीट डिसआर्ममेंट की बात की गई कि अब जो जिन देशों ने जो है न्यूक्लियर वेपन बना लिए, जैसे कि जितने भी डेवलप नेशन हुए, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इन सब ने तो बना लिए थे, बट आने वाले देशों को ये रोक रहे थे कि जिससे न्यूक्लियर वेपन ना बना पाए और ये देश कमजोर रहे। उस टाइम पे भी जो है इंडिया, क्योंकि उस टाइम पे इतना सक्षम नहीं था, तो इंडिया ने ये बात बात की फेवर ऑफ डिसआर्ममेंट में कि हाँ ठीक है कि जितने न्यूक्लियर वेपन्स ना बने उतना ही ठीक है। तो इससे क्या दिखता है, कलेक्टिव सिक्योरिटी दिखती है और इंटरनेशनल कॉपरेशन। इंटरनेशनल कॉपरेशन कैसे कि जो अदर कंट्रीज डिमांड कर रही हैं कि भाई न्यूक्लियर वेपन मत बनाओ, उनके साथ सपोर्ट। बट अभी हम लेटर ऑन देखेंगे कि इंडिया भी एक न्यूक्लियर वेपन होल्ड करता है, ऐसा देश है जिसके पास अपना खुद का न्यूक्लियर पावर है। इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड एवोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड व्यू। अब कांग्रेस ने ग्रेजुअली डेवलप किया इंटरनेशनल आउटलुक। इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या थे वो हम देखेंगे। सबसे पहले बात हुई 1921 में अहमदाबाद सेशन में, जहां पे कांग्रेस ने डिस्कस की अपने देश की खुद की फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए इंडिपेंडेंस के बाद, क्योंकि इंडिपेंडेंस से पहले तो कंट्रोल कर रहे थे ब्रिटिशर्स। 1938 में हरिपुरा सेशन हुआ, जहां पे कांग्रेस ने सपोर्ट की यूनिवर्सल डिसआर्ममेंट, जो मैं आपको बता चुकी कि भाई किसी भी देश के पास जो है न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। सेकंड, इससे क्या होगी, कलेक्टिव सिक्योरिटी होगी। थर्ड इज हर एक देश के बीच में पीसफुल रिलेशन रहेंगे, कोई भी एक दूसरे को थ्रेट नहीं कर पाएगा न्यूक्लियर वेपन्स के नाम पे, जो अभी होता भी है। जैसे आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और इंडिया का जब वॉर हुआ तो पाकिस्तान कैसे बोलने लगा कि भाई हम तो न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ देंगे, ये कर देंगे, प्लान कर देंगे। नेक्स्ट इज नेहरू पीरियड। अब नेहरू जी के टाइम पीरियड में क्या हुआ, तो इंडिपेंडेंस के बाद नेहरू बने हमारे फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज मेन आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी। जितने भी मेजर एक्सटर्नल अफेयर्स थे उनको नेहरू जी खुद देखते थे। मेन फीचर्स क्या थे नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी के, पहला था नॉन अलाइनमेंट। जिस टाइम पे हमारा देश आजाद हुआ उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था एंड पूरा देश जो है दो ब्लॉक्स में डिवाइडेड था। पहला ब्लॉक क्या है, वेस्टर्न ब्लॉक, जो यूएस, नाटो, जिसको नाटो भी कहते हैं, ठीक है। नाटो एक ट्रीटी हुई थी जिसके तहत जो है ये वेस्टर्न ब्लॉक क्रिएट हुआ, जहां पे बहुत सारी मेजर कंट्री ने यूएस को सपोर्ट दिखाया। दूसरा था सोशलिस्ट ब्लॉक, जो कि सोवियत यूनियन लेड कर रही थी, ठीक है, यानी कि सोवियत यूनियन ने क्रिएट किया था। अब देखो इसमें मेजर क्या चीजें थी, जो सोशलिस्ट ब्लॉक है उसमें वो सारे देश आ रहे थे जो ये चाहते थे कि जो प्राइवेट है ना, कैपिटलिज्म जो है, प्राइवेट सेक्टर जो है उसका जो है डोमिनेंस कम हो। और वेस्टर्न ब्लॉक चाह रहा था कि भाई कैपिटलिज्म हो। कैपिटलिज्म का मतलब क्या है, जहां पे प्राइवेट सेक्टर को अनुमति दी जाए कि भाई हाँ आप जो है प्रॉपर ट्रेड कर सकते हो, आपके पास फ्रीडम है। सोशलिस्ट ब्लॉक चाहता था कि भाई हर काम जो गवर्नमेंट करे, प्राइवेट सेक्टर हो ही ना। जैसे इंडिया भी जो है पहले फुल्ली जो है हर चीज जो है गवर्नमेंट देखती थी, प्राइवेट सेक्टर नाम मात्र का था। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, जैसे अभी हम मेजर बड़ी बड़ी एमएनसीज देख रहे हैं ना, इस टाइप का कुछ नहीं था। बाहर से बाहर विदेशी कंपनियां हमें इंडिया में देखने के लिए बहुत ही कम मिलती थी, ठीक है। अगर मिलती भी थी उस पर कंट्रोल किसका होता था, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता था। तो सोशलिस्ट ब्लॉक में वो लोग थे जो मेजरली गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, जहां पे स्टेट सब कुछ कंट्रोल करे। वेस्टर्न ब्लॉक में वो लोग थे जो स्टेट भी कंट्रोल करे, ठीक है, बट लिमिटेड, और वहां पे प्राइवेट सेक्टर का भी रोल हो। तो हम क्या देखते हैं कि इंडिया ने दोनों ही के साथ जुड़ने के लिए मना कर दिया, ना ही वो नेटो के साथ गया, ना ही वो सोशलिस्ट ब्लॉक के साथ गया। और उन्होंने कौन सी पॉलिसी अपनाई, नॉन अलाइनमेंट। अब ये पॉलिसी क्यों अपनाई गई, इंडिया चाहता तो हमारे रशिया के साथ काफी अच्छे रिलेशन है, वो यूएसएसआर को ज्वाइन कर लेता, बट वो नहीं गया बिकॉज उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी की हालत जो है बहुत खराब थी और इंडिया अपने ऊपर फोकस करना चाहता था रेदर देन कि हम बाहर देश के लड़ाई झगड़ों में घुसे। तो इसलिए उन्होंने न्यूट्रल रहने का सोचा। अब नॉन अलाइनमेंट से मतलब क्या था, फर्स्ट चीज तो ये दिखाता है कि इंडिया किसी के दबाव में नहीं आता, इंडिया इंडिपेंडेंट है अपने डिसीजन लेने में, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम मिलिट्री अलायंसेस, अब हमें आजादी भी मिल गई कि भाई हमें किसी के कहने पे नहीं चलना पड़ेगा, अगर हम किसी को ज्वाइन कर लेते तो उनके कहने पे चलना पड़ता। एंड थर्ड इज कि इंडिया की सक्षमता दिखती है कि इंडिया अपने इश्यूज को अपने नेशनल ट्रस्ट के हिसाब से, कि उनके देश के हित के लिए क्या ठीक है, उस हिसाब से वो खुद जो है चूज कर सकते हैं। सेकेंड इज पंचशील प्रिंसिपल। तो इंडिया ने पंचशील प्रिंसिपल अपनाए अपने नेबर्स को टैकल करने के लिए, नेबर्स के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए। तो पहला क्या था कि भाई हम जो है
आपस में एक दूसरे की सवर्जिनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, यानी कोई भी किसी पे हमला नहीं करेगा, कोई भी किसी की टेरिटरी ऑक्यूपाई करने की कोशिश नहीं करेगा। म्यूचुअल रहेंगे, अगर कोई बात भी हो जाती है तो हम उसको पीसफुली जो है रिजॉल्व करेंगे। थर्ड, इंटरनली कुछ भी हो रहा होगा तो हम नॉन इंटरफेरेंस का मोड जो है वो अपनाएंगे, यानी कि किसी भी देश के अंदर आंतरिक मामले में हम कोई भी टिप्पणी नहीं देंगे। फोर्थ इज इक्वालिटी और म्यूचुअल बेनिफिट। हम हमेशा इक्वालिटी, एक दूसरे को इक्वल ट्रीट करेंगे, एज वेल एज दोनों का बेनिफिट देखेंगे, एक साइड नहीं दोनों को बेनिफिट देखेंगे। पीसफुल मैंने बता दिया, पीसफुली हर चीज को रिजॉल्व करेंगे। अब जो 962 में इंडिया चाइना वॉर हुई, ये प्रॉपर फेलियर था पंचशील एग्रीमेंट का। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं फेथ इन यूनाइटेड नेशन। अब नेहरू जी ने हमेशा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनको सपोर्ट किया, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, चाहे वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो। ठीक है, उनका मानना था कि ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये पीस का काम करती है, कंट्रीज के बीच में पीस स्टैब्लिश करने का काम करती है, और कोई भी बात हो जाती है तो डायलॉग एक्सचेंज करने का काम करती है, एज वेल एज पीसफुल सेटलमेंट का भी काम करती है, डिस्प्यूट्स का, यानी कि अगर दो देश के बीच में कोई भी विवाद हो जाए तो उसको पीसफुली कैसे ट्रीटी के थ्रू समझौता करवाना है, उसका भी ये यूएन काम करते हैं। अब हमें यहाँ पे मेजर क्या देख रहे हैं, आज के टाइम की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देती हूँ, आज के टाइम में जो यूएन का रोल है वो नाम मात्र का रह गया है। अब आप देखो अमेरिका और ईरान का वॉर हुआ, क्या कर पाया यूएन? इतना टाइम तक वॉर चला कि गैस की क्राइसिस ही हो गई प्रॉपर पूरे वर्ल्ड में। तो क्या कर रही थी यूएन उस टाइम पे? बड़े बड़े देशों को तो ये रोक नहीं पाती, सिर्फ इनका दबदबा चलता है डेवलपिंग कंट्रीज पे, या और जो वीकर नेशंस हैं, ठीक है, उन पे इनका दबदबा चलता है। Nehruvian consensus. The term described the broad agreement around India foreign policy after independence. अब नेहरूवियन consensus बताता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के मेन फीचर्स क्या थे देश के आजाद होने के बाद। तो पहला एंटी इंपेरियलिज्म, कि हम ऐसे देशों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे जिन्होंने कॉलोनी बना रखा है, दूसरे देशों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। सेकंड, एंटी रेसिज्म, ये भी बता चुकी। ऑन अलाइनमेंट, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, डिसआर्ममेंट भी बता चुकी। रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ये मेन फीचर्स थे। ठीक है, मैं सब सारे बता चुकी हूँ, इसलिए मैं दोबारा नहीं डिटेल में बताऊंगी, वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडिया फॉरेन पॉलिसी ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। तो नेहरू जी के बाद बनते हैं नेक्स्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी। तो उस टाइम पे टाइम पीरियड था कोल्ड वॉर का। जिस टाइम पे देश हमारा आजाद हुआ ना, तो वर्ल्ड में स्टेबिलिटी नहीं थी बिल्कुल भी, कुछ ना कुछ हो ही रहा था। तो बहादुर शास्त्री बने, एंड उसके बाद ही 1965 में हमारे ऊपर पाकिस्तान ने क्या कर दिया, हमला कर दिया। तो इंडिया उस टाइम पे सक्सेसफुली, इंडिया ने डिफेंड कर दिया पाकिस्तान को, अच्छे खूब मजा चखाया। नेक्स्ट इज इंदिरा गांधी पीरियड। इंदिरा गांधी ब्राउट मेजर चेंजेस। अब इंदिरा गांधी जी आती हैं तो पहली हुई हमारे इंडो सोवियत ट्रीटी, जो आज भी बरकरार है, हमारे काफी अच्छे रिलेशन है रशिया के साथ, जहां पे रीजन क्या थे, सिक्योरिटी कंसर्न, पाकिस्तान यूएस चाइना रिलेशन एंड रीजनल इंस्टेबिलिटी। जब दोनों ही वॉर हुए, जब हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ और चाइना के साथ वॉर हुआ, ठीक है, तब सबसे जो मेजर सपोर्टर था ना जिसने हमें सपोर्ट किया वो था रशिया। ठीक है, तो रशिया को मैं कहूंगी, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो कभी भी हो तो हमेशा रशिया को हमें हमेशा सपोर्ट करना है, माइंड में रखना, अदर कंट्रीज से पहले। यूएस को भी नहीं, यूएस तो खैर जहां पे उसका मतलब प्रॉपर मतलब निकलेगा वहीं पे वो हो जाता है, बट रशिया हमारा मेजर सपोर्टर रहा है पहले से। सेकंड, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971 में हुआ, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार के अंदर बांग्लादेश एक अलग से सेपरेट कंट्री बना और इंडिया ने उसको सपोर्ट किया प्रॉपरली। स्टिल बांग्लादेश जो नमक हरामी निकला ना, सॉरी, नमक हरामी कर दी बांग्लादेश ने, हमने उनकी हेल्प की, स्टिल उनको कोई भी मतलब फेवर आज तक उन्हें लगता नहीं है वो। थर्ड इज पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में जो हुआ, तो इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। तो पोखरण में इंडिया का सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ जो कि सक्सेसफुल रहा, और इंडिया ने ये बता दिया कि हाँ भाई ऐसा नहीं है कि हम न्यूक्लियर वेपन होल्ड नहीं कर सकते, या हमारे यहाँ पे ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, एंड इसका काफी अच्छा श्रेय जाता है हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी को। नेक्स्ट राजीव गांधी का पीरियड आता है, फिर उसके बाद राजीव गांधी के अराउंड हमें देखने के लिए मिलते हैं मेजर चेंजेस इन अवर इंडिया फॉरेन पॉलिसी। सो रीजनल पीस की बात की यहाँ पे राजीव गांधी ने, जहां पे उन्होंने मेजर स्टेप्स लिए, असम कॉर्ड, पंजाब पीस एफर्ट, श्रीलंका पीस एफर्ट, यानी कि ये जो ग्रुप्स बन रहे थे यहाँ पे, जो लिबरेशन मांग रहे थे कि भाई हमें इंडिया से सेपरेट किया जाए, तो असम को उन्होंने अच्छे से टैकल किया। पंजाब में जो ग्रुप्स बन रहे थे, जो एंटी लिबरेशन थे, मतलब जो फ्रीडम मांग रहे थे इंडिया से, श्रीलंका, श्रीलंकन तमिल्स आपने सुना होगा नाम, तो इंडिया ने क्या किया,
इंडिया सेंट आईपीकेएफ टू श्रीलंका, जितने भी लोग थे ना उनको क्या कर दिया गया, श्रीलंका सपोर्ट कर दिया गया। और मैं तो कहती हूँ भाई, जो लोग भी अदर कंट्री को सपोर्ट करते हैं ना, प्लीज यहाँ से बोलिए उस तरह उठाएं अपना, और जिस कंट्री को आप सपोर्ट कर रहे हैं वहां जाके रहें, फिर अब फिर देखें कि आपको कितनी फ्रीडम है, बोलने की आजादी है, ठीक है, कितना आपका सरकार ध्यान दे रही है। नेक्स्ट, इंडिया फॉरेन पॉलिसी ड्यूरिंग 1990। अब देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने आपको डिटेल में नहीं बताया। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि राजीव गांधी के पीरियड में जो है कुछ ग्रुप्स आ रहे थे जो लिबरेशन मांग रहे थे कि हमें इंडिया से फ्रीडम चाहिए, तो राजीव गांधी ने उनको पीसफुली टैकल किया। नेक्स्ट है इंडिया फॉरेन पॉलिसी ड्यूरिंग 1990s। 1990 से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या रही है? तो 1990s ब्रॉट मेजर इंटरनेशनल चेंजेस। इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर मेजर चेंजेस आए, क्योंकि कोल्ड वॉर का एंड हो गया इस टाइम पे, सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया, और यहीं से स्टार्ट होता है यूएस का दबदबा फॉरेन पॉलिसी के अंदर। कैपिटलिज्म की जीत हो गई और यूएस का डोमिनेंस बढ़ गया कि भाई हाँ, हमने जो है सोवियत यूनियन को हरा दिया। और सोवियत यूनियन के साथ जितने भी एसोसिएटेड देश थे उनकी भी एक तरीके से हार हुई। तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया 1991 में इंडिया में, जहाँ पे एलपीजी रिफॉर्म्स आए। इंडिया ने भी जो है अपनी इकोनॉमी को इंटरकनेक्ट कर दिया वर्ल्ड की इकोनॉमी से, जहाँ पे अब बाहर की जो कंपनियां हैं वो इंडिया में आ सकती हैं, ठीक है। इंडिया की जो लोकल कंपनियां हैं वो बाहर की विदेशी कंपनियों से कम्पीट करेंगी, जो कि पहले नहीं होता था। नेक्स्ट, लुक ईस्ट पॉलिसी। इंडिया इंक्रीज रिलेशन विद साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया। तो लुक ईस्ट पॉलिसी आई, जिससे इंडिया ने अपने रिलेशन साउथ ईस्ट एशिया से और ईस्ट एशिया से काफी अच्छे किए। अब मेन पर्पस क्या था इसका? ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। लेटर हम देखते हैं कि हमारे रिलेशन इसराइल से भी काफी अच्छे हुए। नेक्स्ट है गुजराल डॉक्ट्रिन, जिसको इंट्रोड्यूस किया इंद्र कुमार गुजराल जी ने। मेन आइडियाज कहते हैं इसके कि हम अपने रिलेशन फ्रेंडली सेटअप करेंगे जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ। नॉन नॉ इंटरफेरेंस की पॉलिसी, कि हम किसी भी देश के इंटरनली कुछ भी विवाद चल रहा हो हम उस पर टिप्पणी नहीं देंगे। थर्ड, एक दूसरे की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, पीसफुल सेटलमेंट करेंगे कोई भी डिस्प्यूट होगा तो। एंड इंडिया गिविंग असिस्टेंस विदाउट एक्सपेक्टिंग इक्वल रिटर्न, यानी कि जब भी इंडिया को लगेगा कि हमें अपने पड़ोसी देश की मदद करनी चाहिए तो इंडिया करेगा, विदाउट कि हम बेनिफिट वाला प्रॉफिट देख रहे हैं, ठीक है, कि भाई हाँ जब हमें जरूरत होगी तो सामने वाला भी हमारी मदद करेगा, ऐसा नहीं है। आप देखोगे तो अफगानिस्तान के साथ हमारे काफी अच्छे रिलेशन है, वो इसीलिए है क्योंकि जब भी अफगानिस्तान को नीड पड़ी है इंडिया ने हेल्प किया है। एंड टर्की को भी की थी, अभी जो रिसेंट वॉर हुई इंडिया पाकिस्तान की, वहां पे टर्की ने जो धोखा दिया ना प्रॉपर, टर्की की भी जब टर्की में अर्थक्वेक आया था तो इंडिया सबसे पहला था जिसने फोर्सेस प्रॉपर भेजी थी, प्रॉपर खाना वगैरह प्रोवाइड कराया था लोगों को, बट वही है ना, नमक हरामी। नेक्स्ट इज इन एनडीए फर्स्ट। एनडीए फर्स्ट के टाइम पीरियड में क्या फॉरेन पॉलिसी रही? तो एनडीए फर्स्ट कि मैं फॉर्म बता दूं आपको, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिस जो बीजेपी जिसमें मेजर मेजर पार्टी है, ठीक है, उसके बाद छोटी छोटी पार्टीज आती है जिनका गठबंधन है एनडीए में। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे एनडीए फर्स्ट थी। फॉरेन पॉलिसी क्या थी? फर्स्ट पोखरण सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, पोखरण कहाँ है? राजस्थान में। दूसरी बार न्यूक्लियर टेस्ट हुआ और सक्सेसफुल रहा। अब इंडिया ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया न्यूक्लियर वेपन स्टेट, कि भाई हम भी अब न्यूक्लियर वेपन होल्ड करते हैं। एंड यहाँ पे बट कुछ चीजें बताई गई हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कि हम कभी भी पहला यूज नहीं करेंगे। हमने न्यूक्लियर वेपन बनाए हैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को पावरफुल नेशन बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस, यानी कि जितना हमसे हो सकेगा हम उतना जो है प्रॉपर सेफ रखेंगे न्यूक्लियर वेपन को, क्योंकि देखो न्यूक्लियर वेपन के लिए एक प्रॉपर जगह बनाई जाती है, बेस बनाया जाता है जहां पे न्यूक्लियर वेपन्स को रखा जाता है सेफुली। अगर थोड़ा सा भी लीकेज हो गया ना तो हमारी खुद की कंट्री के लिए और जो हमारे आसपास जितने भी देश हैं उन सबके लिए बहुत बड़ा थ्रेट हो जाएगा। थर्ड, वॉलेंट्री मोराटोरियम ऑन टेस्टर्स, यानी कि 1998 के बाद जो है इंडिया ने कोई भी न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कंडक्ट नहीं किया है। इंडिया यूएस रिलेशन, तो इंडिया और यूएस के रिलेशन अच्छे हुए आफ्टर 9/11 टेरर अटैक जो हुआ था, ट्विन टावर्स पे हुआ था ना, अगर नहीं पता हो तो ट्विन टावर्स पे यूएस के अटैक हुआ था। एंड वो प्रॉपर टेररिस्ट अटैक था, जहां से जब इंडिया ने सोचा कि भाई हमारे यहाँ पे भी टेररिज्म बहुत ज्यादा हो रहा है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, सब जानते हैं चाहे पाकिस्तान क्लेम ना करे, तो यूएस और इंडिया के रिलेशन वहां से काफी अच्छे हुए क्योंकि दोनों सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, टेररिज्म की। पाकिस्तान रिलेशंस की अब तो हम क्या ही बात करें, लिखना भी मत। लाहौर बस डिप्लोमेसी, कारगिल वॉर हुआ, ठीक है, आगरा समिट हुई, मत लिखना, छोड़ो छोड़ो। यूपीए फॉरेन पॉलिसी 2004 टू 2014, ठीक है। तो यूपीए, देखो यूपीए थी
कांग्रेस की, ठीक है, जहाँ पे मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस शायद इसका फुल फॉर्म है, आप चेक कर लेना, ठीक है, जो कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व में ली गई थी। एंड यहाँ पे मेन फोकस था इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के ऊपर, जहाँ पे फॉरेन पॉलिसी एक बिकेम अ टूल फॉर ट्रेड, जहाँ पे हम ट्रेड के तहत फॉरेन पॉलिसी इंप्रूव करें, इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी कॉपरेशन के लिए, जिससे जो जो टेक्नोलॉजी हमारे देश में नहीं है वो हम दूसरे देश से अडॉप्ट कर सके फॉर फास्टर ग्रोथ। नेक्स्ट ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स में आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ब्रिक्स में कौन कौन सी मेजर कंट्री है। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि भाई हमारे देश में क्या चल रहा है। कुछ मैं बता रही थी, ब्राजील, रशिया, आई फॉर इंडिया, सी और एस से आप मुझे बताओगे, चाइना है, एंड एस से आप मुझे बताओगे। इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील, 2005 में इंडिया और यूएस की न्यूक्लियर डील हुई, जहां पे स्ट्रेटेजिक रिलेशन इंप्रूव करने की बात हुई, एज वेल एज इंक्रीज न्यूक्लियर कॉपरेशन। देखो यहाँ पे यही डील हुई थी, क्योंकि यूएस चाहता है कि भाई मेरे अलावा कोई और देश पावरफुल ना बन पाए। तो मेन डील यहाँ पे यही हुई थी कि भाई इंडिया जो है अपने न्यूक्लियर वेपन को अच्छे से प्रिजर्व रखेगा, एज वेल एज जो है फर्स्ट यूज कभी नहीं करेगा, और हमेशा कॉपरेशन पे ध्यान देगा, न्यूक्लियर वेपन की धमकियां कभी नहीं देगा पाकिस्तान की तरफ होके। नेक्स्ट इज एनडीए सेकंड फॉरेन पॉलिसी। अब एनडीए सेकंड जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आई, वही नरेंद्र मोदी जी के टाइम पे, क्या हो रहा है ये मुझे, पाकिस्तान का नाम सुनते ही खोपड़ी गर्म हो जाती है, नरेंद्र मोदी जी के टाइम पे आई। तो यहाँ पे हमारी हम देख रहे हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी काफी ज्यादा हाईली एक्टिव है, एंड जो इंडिया की जो एक फॉरेन इमेज है, चाहे हमारे देश में देखो इंटरनली करप्शन चल रहा है, हमें पता है बहुत ज्यादा चल रहा है, एंड एजुकेशन की फील्ड में तो बहुत ही हालत खराब है, बट स्टिल जो हम मैं जो एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन समझती हूँ ना बीजेपी का, वो सिर्फ यही है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी काफी अच्छी हुई है, जो हमारी फॉरेन छवि है इंडिया की वो काफी अच्छी हुई है, दैट्स इट। बाकी तो इंटरनली मुझे तो ऐसे चेंजेस लगे नहीं, आपको लगे हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। मेन फीचर क्या है, एक्टिव डिप्लोमेसी, जहाँ पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है खुद वो बहुत ज्यादा इंगेज है, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी को इम्प्रूव करने में। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जापान, यूएस और अदर जो मेजर पावर है, डेवलप नेशन है, उनके साथ हमारे काफी अच्छे रिलेशन है। थर्ड इज सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट पावर का यूज कर रहे हैं मोदी जी, जैसे कि कल्चर, इंडिया का कल्चर, जो डिप्लोमेसी है, जो हमारा पुराना सिविलाइजेशन रहा है, उसका यूज कर रहे हैं टू यू नो इम्प्रूव आवर इंडिया फॉरेन पॉलिसी। सो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर यूनिट नंबर 2।